हेलो, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स में हमने अभी तक अपने 6-7 लेक्चर कर चुके हैं। हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बैकग्राउंड से हमने डील किया था कि क्यों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी और क्या ऐसे बैकग्राउंड थे, क्या ऐसे रीजंस थे। हमने देखा कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, हमने देखा वुमेन डिप्रेसिंग क्लास में जा रही थी, हमने देखा कि हमारे सोशल टैबूज बने हुए थे, हम मैजिक्स और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे, एजुकेशन सिस्टम में हम वीक होते जा रहे थे। इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। हमने कई लोगों के बारे में बात की, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने बात की, हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात की, विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये सारी चीज़ों पे हमने चर्चाएं की। एक पर्सनैलिटी जो इंडिया की सबसे पहली फीमेल फिजिशियन रही, रुकनबाई, उनके बारे में हमने बात किया। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का हमने एक बैकग्राउंड तो पहले ही देख लिया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का। इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उन पर्सनैलिटीज ने क्या क्या काम किए और कौन कौन से वो ग्रेट पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने अपना योगदान और कंट्रीब्यूशन दिया हमारे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि आज 2024 में अगर सती प्रथा चल रहा होता तो हम क्या सोचते हैं। ये जो हमारा जनरेशन है जिसे हम जेनजी जनरेशन कहते हैं, जो हाथ में स्मार्टफोन, टैब और लैपटॉप का जो जनरेशन है, जो 5G का जनरेशन है, इस जनरेशन में अगर हम सती प्रथा को देख रहे होते, अगर हमारी सोसाइटी में सती प्रथा का कल्चर होता तो क्या फीलिंग्स होती हमारे अंदर। अगर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में 10 साल की कोई बच्ची है, उसकी शादी करवा दी जा रही है, क्या सिचुएशन होती सोसाइटी की। क्या हमारा माइंड इस चीज को डाइजेस्ट कर पाता? नहीं कर पाता डाइजेस्ट। तो ये जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे जिन्होंने सोसाइटी में इतने रिफॉर्म्स लाए, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड रिफॉर्म्स, हमारे कल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स, हमारे रिलीजन से रिलेटेड रिफॉर्म्स। आज देखिए डिमांड चलता है, यूसीसी की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, सारे रिलीजन के जितने भी रिचुअल्स हैं, मैरिज, हेरिडिटी, सबको एक समान करने की बात होती है, इक्विलिटी की बात होती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फाउंडेशन वहीं बना था। आज देखिए हेरिडिटी राइट की बात होती है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट की बात होती है। हिमाचल प्रदेश में जो एज ऑफ फीमेल है मैरिज के लिए, उसको बढ़ाने की बात होती है। हमने देखा कि कैसे 1891 में पहला केस आता है, रुक्मणी कमेटी बनती है और वहां पे उस कमेटी के बनने के बाद एज ऑफ कंसेंट आता है जिसमें कि शादी की उम्र को 12 साल से 14 साल कर दिया जाता है। पहले 10 से 11 साल किया जाता है, फिर 12 से 14 साल किया जाता है। फिर हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हमने देखा कि 1929 में एक एक्ट आता है, एज ऑफ शादा एक्ट और एज ऑफ कंसेंट जिसको कहते हैं। उसमें हमने देखा कैसे 14 ईयर्स कर दिया जाता है, 15 ईयर्स कर दिया जाता है शादी की एज को। और बाद में हमने देखा 1978 में हमारा एक एक्ट आता है जिसमें मेल की शादी की एज को 21 और फीमेल की शादी की एज को 18 कर दिया जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हो रही थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज थी, उनके क्या क्या काम थे, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए और कैसे उन्होंने हमारी सोसाइटी को इंपैक्ट किया। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें बैकग्राउंड की बात हमने की, उसमें यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि यंग बंगाल मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये पीटी के पर्सपेक्टिव से, पिछला चैप्टर हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी फाउंडेशन हमने बनाई। हमने सारे उन चीजों को डील किया जो वजह बनते हैं, जो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे। और आज जो हम डील करेंगे तो आज हम अपने पर्सनैलिटी से डील करेंगे, फैक्ट बेस्ड हम डीलिंग करेंगे आज। और ये फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी लोगों पे बात करेंगे और जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बने हैं उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बात की शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे मॉडर्न इंडिया के एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से जिनका नाम राजा राम मोहन रॉय, जिसे हम आर राजा राम मोहन रॉय के नाम से भी जानते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता था। ही वॉज ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। उन्होंने मोनोइथिज्म की बात की। हमने देखा कि ये मोनोइज्म की बात करते हैं, मोनोइथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोइथिस्ट की बात करते हैं। इनकी किताब का ही नाम था गिफ्ट टू मोनोइथिस्ट। आत्मीय सभा बनाते हैं 1814 में, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आत्मीय सभा है।
यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रखा है, जिसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स 1814 में बनाते हैं। ये अपनी मोनोइथिस्टिक आइडियाज, वन गॉड के आइडिया को प्रोपेगेट करते हैं। वेदांता सोसाइटी भी बनाते हैं ये। बाद में एक सोसाइटी बनाई जाती है इनके द्वारा, जो ब्रह्मो सभा के नाम से, ब्रह्मो सभा, फाउंडेड इन 1828 एंड लेटर इसको हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट बेस्ड चैप्टर है, इसमें हमें फैक्ट भी देखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक आत्मीय सभा बनती है 1814 में, उसके 14 साल बाद ब्रह्मो सभा बनाया जाता है, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है। ये किस चीज पे एम्फेसाइज होता है? ये एम्फेसाइज करते हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्फेसाइज करती है कि इटर्नल बीइंग वाया प्रेयर्स, एम्फेसाइज द वर्शिप ऑफ द इटर्नल बीइंग वाया प्रेयर्स। मेडिटेशन की बात करते हैं, उपनिषद रीडिंग्स की बात करते हैं, और ये बात करते, ये अपोज करते हैं, किस चीज को अपोज करते हैं? तो ये मूर्ति पूजन को अपोज करते हैं, आइडल्ट्री एंड रिचुअल्स, इन चीजों को अपोज करने की बात करते हैं। कई लोग इनके खिलाफ भी, क्योंकि ये रिलीजन के अगेंस्ट में बात कर रहे थे, तो लोग इनके खिलाफ भी जाते हैं। इन्होंने पॉलीथिज्म को, जो मल्टीपल गॉड सिस्टम होता है, उसको इन्होंने नकारा, उसको इन्होंने मना किया। अवतारवाद जो होता है, ये यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, अवतारवाद से रिलेटेड। तो ये फेथ इन अवतार जो होता है उसको भी झुठलाते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इस चीज पे बिलीफ नहीं करना चाहिए। पैरामाउंट स्टेचर ऑफ एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी ये बात करते हैं। और जो एक स्ट्रक्चर, जो हम जिसको कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप कहते हैं, जो उस चीज के भी खिलाफ ये बातें करते हैं, अपने ब्रह्म समाज में ये चीजें करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है राजा राम मोहन राय के लाइफ से रिलेटेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहती है, वो रहता है सती सिस्टम को अबॉलिश करना। तो एंटी सती कैंपेन ये स्टार्ट करते हैं 1818 में, लीडिंग टू द गवर्नमेंट्स रेगुलेशन इन 1829। इनके 10 साल के संघर्ष के बाद एक रेगुलेशन आता है। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन 1828। In 1829, system of sati was abolished by him with the help of Lord William Bentinck। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन वाइसराय रहते हैं जब सती को एबोलिश किया जाता है, कौन से समाज हैं जो इन्होंने बनाया। अभी जैसे हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, जब हम बहुत सारे समाज पढ़ लेंगे, आर्य समाज पढ़ लेंगे, सेवा सदन पढ़ लेंगे, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन स्टेट आता है। तो उस चीज को हमें रिकॉल करना है कि राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसमें सती को एबोलिश किया गया था। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से जो है सती को एबॉलिश करने के लिए एक एक्ट भी बन जाता है। हमने देखा कि इन्होंने पॉलीगेमी के भी अगेंस्ट में बात की, और इन्होंने इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी इन्होंने बात किया। पॉलीगेमी को ये झुटलाते हैं, पॉलीगेमी के अगेंस्ट बात करते हैं, अपोज करते हैं। तो हम देखते हैं कुल मिला के सती के अगेंस्ट बात करते हैं। ये सती के लिए तो इन्होंने अपना जीवन कंट्रीब्यूट कर दिया, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से 1829 में एक एक्ट भी बनता है। तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। आगे अगर हम चले तो जो आर्य समाज, जो ब्रह्म समाज ये बनाते हैं, जो ब्रह्म समाज ये 1828 में बनाते हैं, उससे आकर जुड़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। और जब इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया, वो साल क्या था 1842। और यहां पे तत्वबोधिनी सभा भी बनाते हैं। जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक तत्वबोधिनी सभा भी बनाया, जो 1839 में बनाया उन्होंने। अब ब्रह्म समाज की हिस्ट्री जब आगे बढ़ती है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि जो मिलती है, राजा का टाइटल जो इनको मिलता है, वो अकबर II के द्वारा मिलता है। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। राजा राम मोहन रॉय ब्रिस्टल जाते हैं, और ब्रिस्टल किस लिए जाते हैं? अकबर II जो मुगल एम्परर होते हैं उस ड्यूरेशन में, आप देखें 1829 का टेन्योर है ये। ब्रिस्टल जाते हैं ये अकबर II के पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि ही वॉज एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेशन थी उन्हें। तो जो मुगल एम्परर अकबर II रहते हैं, वो इनको बहुत रिनॉन्ड पर्सनैलिटी रहते हैं ये, इनकी कई किताबें छपी रहती हैं, इनको पर्शियन लैंग्वेज का भी नॉलेज होता है, इन्होंने कई किताबें लिखी थी। और ऐसे सिचुएशन में अकबर II को लगता है कि उनके पेंशन से रिलेटेड जो इशू है वो ब्रिटेन जाके
उस बात को राजा राम मोहन रॉय रख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय इस चीज को रखने के लिए ब्रिस्टल जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी जिसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, जो एक ब्रेन फीवर डिजीज होती है, उससे जूझ रहे होते हैं हमारे राजा राम मोहन रॉय। उनकी डेथ ब्रिस्टल में ही हो जाती है। उनके बाद ब्रह्मो समाज को लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद एक बाइफर्केशन आ जाता है, एक विचारों के मतभेद हो जाते हैं, और जब मतभेद होता है तो ये ब्रह्मो समाज दो पार्टों में बंट जाती है। पहला पार्ट 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसको हेड करते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरा जो होता है उसको आदि ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता है, जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर लीड करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे हमारा ब्रह्म समाज ये हमारा ब्रह्म समाज रहता है, इसके बाइफर्केशन हो जाते हैं। देवेंद्रनाथ के साथ ये आदि ब्रह्म समाज बन जाता है। यहां हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लेते हैं, और वो ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन जिसको लीड कर रहे थे, उसमें भी बाद में बाइफर्केशन आता है, और आनंद मोहन बोस और जो हमारे शिवचंद्र देव होते हैं, उमेश चंद्र दत्ता होते हैं, इन्होंने एक साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। क्या इसके पीछे की स्टोरी होती है? स्टोरी ये होती है कि केशव चंद्र सेन जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात करते हैं, वो अपनी बेटी की शादी मतलब बहुत कम एज में करवा देते हैं, 12 साल की आयु में करवा देते हैं। तो वहां से फिर से एक बाइफर्केशन आता है कि आप खुद चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, और आप अपनी बच्ची का विवाह छोटे एज में करवा दे रहे हैं। तो इस चीज को लेकर बाइफर्केशन होता है, और एक और खंडन होता है, एक और पार्ट बन जाता है, जिसका नाम हमने साधारण ब्रह्म समाज देखा। तो कुल मिला के हमने राजा राम मोहन रॉय के से रिलेटेड और केशव चंद्र सेन तक, आनंद मोहन बोस तक हमने ब्रह्म समाज की हिस्ट्री के बारे में बात किया। अब हम आगे चलें अगर, तो दूसरा क्योंकि ये चैप्टर हमारा डील कर रहा है जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे और हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, तो पहला हमने राजा राम मोहन रॉय को देखा। दूसरा अगर हम देखें तो हमारा प्रार्थना समाज 1867 में एस्टेब्लिश होता है। प्रार्थना समाज कौन करते हैं इसको एस्टेब्लिश? तो वही केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं, वही केशव चंद्र सेन आत्माराम पंडुरंग की मदद करते हैं, और एक प्रार्थना समाज की स्थापना होती है बॉम्बे में। प्रार्थना समाज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परमहंस सभा का प्रीकर्सर होता है। परमहंस हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में आगे चल के। तो ये प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग इसके फाउंडर होते हैं। क्या इसके मेन एम्स क्या होते हैं? तो जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस इनका ज्यादा होता है। रिलीजियस डॉक्ट्राइन से ज्यादा ये सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करते हैं। और एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंद्रवेकर, ये सारे लोग इस सोसाइटी से जुड़ जाते हैं। तो प्रार्थना समाज के बारे में हमें इतना ही फैक्ट जानना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एमजी रनाडे एसोसिएटेड थे प्रार्थना समाज से, तो जी हाँ, प्रार्थना समाज से एसोसिएटेड थे। केशव चंद्र सेन की हेल्प से आत्माराम पंडुरंग इसको कहां बनाते हैं? बॉम्बे में बनाते हैं। क्या एज होती है? 1867 होती है। और ये किसका प्रीकर्सर था? तो परमहंस सभा का प्रीकर्सर था। अब एक इंपॉर्टेंट, जिससे यूपीएससी ने अपने मेंस में यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, लेट 1820s में ये होता है और अर्ली 1830s तक होता है। ये एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जिससे यूथ इन बंगाल, हेनरी विवियन डरोजियो जो एक यूरोपियन ही थे, उनकी मदद से यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। एक रेडिकल अप्रोच था इसमें इनका। और किससे इन्फ्लुएंस थे ये? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये जो विवियन डरेजियो हैं, जो इंडियंस की मदद कर रहे हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं ये। इनके क्या क्या डिमांड होते थे? इनके डिमांड्स, ये इंडिया की एडवोकेसी करने की बात करते थे कि जो हायर सर्विसेज हैं, उस हायर सर्विसेज में
हायर सर्विसेज में भी आप देखिए एक ब्रिटिश मूल का आदमी वो इंडिया के लिए एक सोसाइटी बना रहा है जिसे हम यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और वो हायर सर्विसेज में बात करता है इंडिया के रिप्रेजेंटेशन की। दूसरी किस चीज के लिए डिमांड करते हैं ये? तो फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड। जो रयॉट्स हैं, हमने रैयतवादी सिस्टम पढ़ा, और जो फेयर ट्रीटमेंट है, अगर हमारे इंडियन लेबर को बाहर भेजा जा रहा है तो उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करने की डिमांड करते हैं ये। और क्या डिमांड करते हैं ये? कॉल्स फॉर द रिवीजन ऑफ द कंपनीज चार्टर, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं ये जस्टिस और ट्रायल की बात करते हैं। तो ये सारी डिमांड्स उठाते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट से कौन बंदा जुड़ा हुआ था? उसका नाम था विवियन डेरेजियो। इस चीज को हमको याद रखना है। अब देखिए, अगर हम यहां पे एक टाइमलाइन की बात करते हैं फिर से, तो हमने देखा 1828 कौन है? राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद हमने प्रार्थना समाज देखा 1867, वहां पे आत्माराम पंडुरंग, एमजी रनाडे से एसोसिएटेड थे। अगर हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं यंग बंगाल मूवमेंट 1820s से 1830s की बात हम देखते हैं। इसमें कौन है? तो ये विवियन डेरेजियो हैं जो एडवोकेसी करते हैं इंडिया के लोगों की, और ये इंस्पायर होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। आगे अगर हम देखें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया। विडो रिमैरिज का जब भी जिक्र आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। तो इन्होंने इनिशिएट किया एक मूवमेंट सपोर्टिंग विडो रिमैरिज, रिजल्टिंग इन द लेजिस्लेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस ही अपोज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगमी। किन किन चीजों पे काम करते हैं? जिस तरह राजा राम मोहन राय ने मेन कंट्रीब्यूशन उनका सती के लिए था, और भी चीजों के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, इन्होंने विडो रिमैरिज के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने लीगलाइजेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस की बात की कि आप लीगल कीजिए, आप विडो रिमैरिज को लीगल कीजिए। इसको लीगल प्रैक्टिस करवाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बिथ्योन स्कूल जो था, या जिसको हम कॉलेज बोलते हैं, जो 1849 में बनता है, उसके सेक्रेटरी की तरह ये काम कर रहे होते हैं। मतलब ही वॉज ए एजुकेटेड एनलाइटेंड पर्सन, जिनको वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में भी पता था, जो रेनेसा के लिए काम कर रहे थे। तो इन्होंने मेन कंट्रीब्यूशन जो था इनका, वो विडो रिमैरिज एक्ट पास करवाते हैं। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ये हो पाता है। आगे अगर हम देखें तो हमारे बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं, 1832 से 1840 के बीच में इन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया। आपने देखा कास्ट सिस्टम कहां से आ रहा है? हमारे रिफॉर्म्स में यही सारी चीजें होनी है। अभी हमने बात किया सती का, अभी हमने बात की विडो रिमैरिज की। अब हमारे ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन है, जो कास्ट सिस्टम है, उसके अगेंस्ट में बात करते हैं हमारे बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की। हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म्स की जरूरत थी उसकी बात इन्होंने की। अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात की। इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम दर्पण था। दर्पण का मतलब आईना, जो समाज को मिरर दिखा सके। वो बालकृष्ण जाम्बेकर मिरर दर्पण नाम के 1832 में ये स्टार्ट करते हैं दर्पण, और एक फिर दिग्दर्शन स्टार्ट करते हैं ये 1840 में। ये दो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है इनको। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपसे फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म पूछेगा, आप बाल गंगाधर तिलक मार के आ जाएंगे, लेकिन बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज कॉल्ड एज मराठी जर्नलिज्म के फादर। अब आते हैं पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस कपल्स, ज्योतिराव एंड सावित्री राव फूले। ज्योतिराव फूले जो सतारा से आते हैं, जो सत्यशोधक समाज के फाउंडर होते हैं। मैंने आपको कहा था कि अभी बहुत सारे समाज आएंगे। इस सत्यशोधक समाज का मतलब है ट्रू सीकर सोसाइटी, सत्य के पीछे भागने वाली सोसाइटी, जो सत्य को तलाश कर रही है। उस सोसाइटी के फाउंडर कौन होते हैं? ज्योतिबा राव फूले होते हैं। कब स्थापना करते हैं? 1873 में फाउंड करते हैं ये
सत्यशोधक समाज को। क्या इसका मेन एम होता है? तो इसका मेन एम होता है सोशल सर्विसेज। दूसरा मेन एम क्या होता है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और क्या होता है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। आप देखिए यूपीएससी 2016 में, मैंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है कि यूपीएससी 2016 एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि ज्योतिबा राव फूले जो है वो कौन सी सोसाइटी को बनाते हैं, तो ये हमारा सत्यशोधक सोसाइटी हो जाता है। और उनके क्या एम्स होते हैं, उनकी सोसाइटी के क्या एम्स होते हैं, इस चीज से सवाल जब 2016 में आता है तो आपके इस क्लास के लेक्चर से देखिए कितनी आसानी से कि वो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन का काम कर रहे हैं और सोशल सर्विसेज का काम कर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन किसके लिए? तो डिप्रेस्ड वुमेन के लिए और लोअर कास्ट के लिए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पे कि जो दलित वर्ड है, जो आज हम दलित वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आप देखते हैं कि बहुत पॉलिटिकल वर्ड है ये दलित, इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो पहली बार हिस्ट्री में ज्योतिबा राव फूले ही इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर द ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उसके लिए दलित वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि हरिजन का इस्तेमाल सबसे पहले किन्होंने किया था। तो फूले's वर्क सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी, एक किताब लिखते हैं ये गुलामगिरी के नाम से, और एक लिखते हैं सार्वजनिक सत्य धर्म, मतलब पब्लिक ट्रुथ सोसाइटी, ट्रुथ रिलीजन, रिलीजन जिसके पीछे सच हो, उस चीज की बात ये करते हैं। और इन्होंने महात्मा का टाइटल इनको मिलता है 1888 में फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर्स। कौन देता है? तो विठल राव कृष्ण जी वांडेकर। अब देखो कितने प्यारे प्यारे फैक्ट्स लेके मैं आपके लिए आया हूं कि विठल राव कृष्ण जी वांडेकर जो है ये इनको महात्मा का टाइटल देते हैं 1888 में। महात्मा का टाइटल गांधी जी को कौन देता है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सावित्री फूले, सावित्री फूले की अगर बात करें, ज्योतिबा राव फूले की जो धर्मपत्नी होती हैं, उन्होंने भी एक सोसाइटी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा महिला सेवा मंडल। और किस चीज के लिए सोसाइटी? तो वुमेन राइट्स के लिए ये बात करती थी। तो ये सारी चीजें हमारी ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले से रिलेटेड थी। आगे अगर हम देखें तो गोपाल हरि देशमुख की बात हम करते हैं। 1823 से 92 का इनका, ये गोपाल हरि देशमुख जिन्हें हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। और ये लोकहितवादी, आपको मैं बताऊं कि कई एग्जाम स्टेट पीसीएस में ये लोकहितवादी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज टर्म्ड एज लोकहितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में लिखा, कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी और जो सोशल रिलीजियस इनइक्वलिटी है उसको खत्म करने की बात की। कास्ट सिस्टम को जो खत्म करने की बात करेगा वो इक्वल ट्रीटमेंट की बात करेगा। तो गोपाल हरि देशमुख को इस चीज का क्रेडिट जाता है। और इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया जिसका नाम इन्होंने हितैचू रखा, जिसको हम हितैचू के नाम से जानते हैं। और इनके लोकहितवादी से रिलेटेड और कौन कौन से इन्होंने किताबें लिखी? तो इन्होंने लोकहितवादी लिखा, इन्होंने इंदु प्रकाश के लिए काम किया, इन्होंने ज्ञान प्रकाश के लिए काम किया। तो गोपाल हरि देशमुख हमारे जर्नलिज्म बैकग्राउंड के सोशल रिफॉर्मर थे, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर अपनी किताबों, अपने जर्नल्स और अपने न्यूज़पेपर से अपनी जो अवेयरनेस थी, जो सोसाइटी को रेनेसा की तरफ लेके जाने की कोशिश थी, उसको पूरा करने का काम करते थे। आप देख सकते हैं ज्योतिबा राव फूले, गुलामगिरी, आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी किताबें लिखी। उन्होंने फारसी में भी किताबें लिखी जिसको हम पर्शियन कहते हैं। आप ये देखिए गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी के टाइटल से जाने जाते हैं। अब आते हैं हमारे गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा फैक्ट है कि जो केसरी, जिसे बाल गंगाधर तिलक शुरू करते हैं, उसके पहले एडिटर, फर्स्ट एडिटर हमारे गोपाल गणेश अगरकर होते हैं। और लोकमान्य तिलक के जर्नल, जिसको हम केसरी के नाम से जानते हैं, जो कि मराठा लैंग्वेज में था। ही स्टार्टेड द पीरियोडिकल सुधारक। ये सुधारक नाम का जो पीरियोडिकल है, ये भी हमारे गोपाल गणेश अगरकर ने ही शुरू किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के मेंटर भी कहे जाते हैं, उन्होंने इस सोसाइटी की शुरुआत की थी।
1905 में जब हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उस वक्त इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मतलब इंडिया के लोगों का सेवक, और किसके साथ, किसके मदद से, तो एमजी रनाडे के सपोर्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका मेन एम क्या था, तो नेशनल मिशनरीज, जो हमारे हमारे जो नेशनल एक्टिविटीज हैं उस चीज को, क्योंकि 1905 के करजन के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद पूरी सोसाइटी स्टक डाउन हो चुकी थी, एक ब्रेक थ्रू लगा था, और उसके लिए फिर इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी। सोशल सर्विस लीग की अगर हम बात करें तो नारायण मल्हार जोशी, अ फॉलोवर ऑफ गोखले, फाउंडेड इट इन बम्बई। जिस तरीके से उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की 1905 में, तो उनके एक फॉलोवर जिनका नाम था नारायण मल्हार जोशी, उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका नाम हम सोशल सर्विस लीग के नाम से जानते हैं। इन्होंने किस चीज के लिए काम किया, तो बेसिकली इन्होंने पुलिस, कोर्ट, लीगल एड, और जो हमारे स्लम ड्वेलर्स थे, जिम्नेशिया, थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेस, तो जो सोशल चीजें होती है, सैनिटरी वर्क, मेडिकल रिलीफ एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉयज क्लब्स, बॉयज क्लब्स बनाने का क्रेडिट हमारे नारायण मल्हार जोशी को जाता है। और उन्होंने लीगल एक्शन, लीगल सपोर्ट देने की कोशिश की, जो भी हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जिनको भी लीगल एड की जरूरत है, उन सब चीजों पे, जैसा कि नाम से ही पता है, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस का काम इन्होंने किया। हमें याद रखना है कि नारायण मल्हार जोशी थे ये। आगे देखते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रामकृष्ण मूवमेंट, और इसकी शुरुआत रामकृष्ण परमहंसा ने की थी। जब भी आप रामकृष्ण मिशन सुनते हैं, आपको एक नाम याद आता है, स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ, हमारे प्रधानमंत्री मेडिटेशन करने वहां जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आते हैं तो वो अपने स्पीच में स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने फेमस और कितने इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटी हैं ये। तो हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, बात करते हैं रामकृष्ण परमहंसा की, जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, जिनके नाम पे ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा। तो एक मठ है जिसका नाम रामकृष्ण मठ है, ये फाउंड करते हैं परमहंसा। ये मोनोइस्टिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, ये भी मोनोइथिज्म की बात करते हैं, वन गॉड की बात करते हैं। आप देखिए वन गॉड का यहां पे जिक्र आ रहा है, जैसा राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था। और रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। 1897 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां था, तो ये बेलूर नियर कैलकाता, बेलूर मठ है कैलकाटा में, वहां पे इनका हेडक्वार्टर था। और जो हमारी रामकृष्ण मिशन, जो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी बनी, इसका मेन एम क्या होता है, तो इसका मेन एम होता है सल्वेशन, अप्रोच टू सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ये बात करते हैं। सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, ये एक स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में और पूछा जा सकता है, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड टू हुम, तो ये रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड ये है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस टू गॉड, अगर आप ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं तो आप सर्विस दे रहे हैं भगवान को। ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद के होते हैं। विवेकानंद बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं रामकृष्ण परमहंसा से, उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग से, वो उनके गुरु रहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लेते हैं। उपनिषद, गीता, बुद्धा एंड जीसस, ही सब्सक्राइब टू वेदांता। हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय वेदांत सोसाइटी की बात करते हैं। उसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी वेदांता को फॉलो करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रिज द गैप बिटवीन प्रार्थना एंड व्यवहार, अपने कैरेक्टर, अपने बिहेवियर और अपने प्रेयर के बीच में एक कनेक्टिविटी को बनाओ, एक कनेक्टिविटी को बनाने की बात करते हैं। उनका मिशन था कि आप अपने व्यवहार में ही अपनी प्रार्थना को लाएं। वो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। और उन्होंने सर्विस टू ऑल बीइंग्स एज सर्विस ऑफ सेवा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप अगर ह्यूमन काइंड की सर्विस कर रहे हैं, ह्यूमन काइंड की सेवा कर रहे हैं, मतलब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं। इस चीज की बात इन्होंने की। उन्होंने टेक्नोलॉजी और साइंस को सर्विस ऑफ मैनकाइंड कहा। ही वॉज सपोर्टर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ही वॉज सपोर्टर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो वो कहते हैं कि आप
उन चीजों को एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए, वो सर्विस ऑफ मैनकाइंड है, टेक्नोलॉजीज आपको हेल्प करेंगी। एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 में होती है, वहां जाके स्वामी विवेकानंद स्पीच देते हैं और वहां एक लाइन फेमस होती है, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सिस्टर निवेदिता वहां से इनके स्पीच से इन्फ्लुएंस होके वो इंडिया आ जाती है, जिनका नाम सिस्टर निवेदिता रखा जाता है। 1893 में शिकागो में ये भाषण देते हैं। और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म के बीच का जो सबसे बड़ा बैलेंस था, जो जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म के बीच मध्यम मार्ग ढूंढ के निकाला इस मॉडर्न टाइम में, वो स्वामी विवेकानंद ही थे। और अब आपको एक और फैक्ट बता दूं, इनके बर्थडे 12 जनवरी के दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और इनका एक कोटेशन बहुत फेमस है, उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो ये चीजें स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड थी। अब एक और एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका नाम दयानंद सरस्वती था। अभी तक हमने आपको बताया कि एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म होता है जिसमें रिफॉर्मिस्ट होते हैं और एक जिसमें रिवाइवलिस्ट होते हैं। तो अभी तक हमने रिफॉर्मिस्ट को देखा। अब हमारे दयानंद सरस्वती आते हैं, वो बात करते हैं रिवाइवलिज्म की बात करते हैं। 1875 में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर रहता है वो बॉम्बे रहता है। बाद में इसके हेडक्वार्टर को ये लाहौर शिफ्ट कर देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती बात करते हैं, इनका असली नाम मूलशंकर होता है। इनका असली नाम मूलशंकर होता है और ये बात करते हैं बैक टू द वेदास की, बैक टू वेदास की बात करते हैं। ये बात करते हैं प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं या किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं, कन्वर्टिज्म से वापस आके उनको शुद्धिकरण की बात करते हैं। ये रिवाइवल की बात करते हैं, ये हिंदुइज्म के रिवाइवल की बात करते हैं। ये दोबारा से वेद्स को फॉलो करने की बात करते हैं। इनकी जो कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे वो सत्यार्थ प्रकाश थे, जिसने क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, लेकिन आप देखो एक चीज कॉमन है यहाँ, ये क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ये बैक टू द वेदास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं ये, और इनका जो वैदिक प्रिंसिपल है उसमें लौट जाने की बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड भी कुछ आर्य समाज ने फिक्स किया था कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए बॉयज की वो 25 ईयर्स और जो गर्ल्स की एज होनी चाहिए वो 16 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें भी एक स्प्लिट आता है 1893 में और दो भाग में बढ़ जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसमें से एक कॉलेज पार्टी होती है और एक महात्मा पार्टी होती है। कॉलेज पार्टी और महात्मा पार्टी क्या, जो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में रहते हैं वो कॉलेज पार्टी में चले जाते हैं, जो वेस्टर्न एजुकेशन के अपोज में रहते हैं वो महात्मा पार्टी बना लेते हैं। और एक मूवमेंट ये चलाते हैं जिसको हम शुद्धि मूवमेंट के नाम से जानते हैं, प्यूरिफिकेशन, शुद्धि मूवमेंट करते हैं ये। तो ये जो हमारे दो पार्ट में बढ़ती है, इसमें से एक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो हमारा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती से ही रिलेटेड है, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां कांगड़ी विश्वविद्यालय है, वो भी यहीं से स्प्लिट होने के बाद बनता है। अब हम बात करते हैं सेवा सदन की। सेवा सदन ये बहराम जी एम मालबारी, जिसे हम बी एम मालबारी के नाम से जानते हैं, जिनको हमने देखा कि इन्होंने विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड इन्होंने अपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए। तो इन्होंने दिवांग दयाराम गिडुमल के साथ ये सेवा सदन की स्थापना की। मालाबारी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द इनेक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट, चाइल्ड मैरिज में ये अपने कंट्रीब्यूशन को देते हैं। और इंडियन स्पेक्टेटर, बलराम जी मालवारी एक्वायर्ड एंड एडिटेड द इंडियन स्पेक्टेटर, ये जो एक जर्नल होता है इंडियन स्पेक्टेटर का, उसको अक्वायर कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड फैक्ट यही इंपॉर्टेंट है कि सेवा सदन की स्थापना कौन करते हैं, बी एम मालवारी करते हैं। और इनके साथ कौन होते हैं, तो इनके साथ होते हैं दीवान दयाराम गिडुमल।
अब हम कुछ कुछ शॉर्ट देख लेते हैं कि एक देव समाज होता है, ये लाहौर में बनता है और इसको शिव नारायण अग्निहोत्री बनाते हैं। अगर हम धर्म सभा की बात करें, देखिए अगर मैच द कॉलम में आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ हो जाएंगे, इसलिए हमें याद रखना है, देव समाज याद रखना है, हमें सेवा सदन याद रखना है। सेवा सदन बी एम मलवारी है। देव समाज की बात करें शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। धर्म सभा की अगर हम बात करें तो राधाकांत देव हैं। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, इन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी बनाई जहां रिवाइवल और रिफॉर्म की बात हो रही है। वहां एक बंदा आता है जो राधाकांत देव, जो राजा राम मोहन रॉय को अपोज करते हैं और ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट करते हैं। ये एंडोर्स करते हैं प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर के बारे में। भारत धर्म महामंडल बनता है, इसको मदन मोहन मालवीय बनाते हैं। मदन मोहन मालवीय इमर्ज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन डिफेंडिंग ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। अभी तक हमने रिवाइवल और रिफॉर्मिज्म की बात की, लेकिन राधाकांत देव ऑर्थोडॉक्सी की बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय जो बहुत फेमस रहे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, मदन मोहन मालवीय के फॉलोवर्स भी ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म की बात करते हैं। उसी तरीके से जो मदन मोहन मालवीय हैं, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को सपोर्ट किया और ये अगेंस्ट थे, आर्य समाज के अगेंस्ट ये काम करते हैं। जहां स्वामी दयानंद सरस्वती बैक टू द वेदास की बात कर रहे हैं, वहां पे मदन मोहन मालवीय उनके अगेंस्ट रहते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अगेंस्ट रहते हैं, ये इक्विलिटी के अगेंस्ट रहते हैं, ये कट्टर, जिसको फेनेटिक हिंदुइज्म की बात हम करते हैं, फेनेटिक हिंदुइज्म के जनक कहे जाते हैं, ये मदन मोहन मालवीय इन चीजों के खिलाफ रहते हैं। ये रामकृष्ण मिशन के भी खिलाफ रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनको इतना फॉलो किया जाता है, उनके भी खिलाफ रहते हैं मदन मोहन मालवीय। अब अगर हम देखें तो श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट, एक मूवमेंट चलता है जिसमें कि डिप्रेस्ड क्लास और अपर क्लास के बीच में ये एक मूवमेंट होता है, जिसे श्री नारायण गुरु स्वामी स्टार्ट करते हैं। और कहां स्टार्ट होता है ये? तो इजावा केरला में होता है। क्या ईयर रहता है? तो 1888 रहता है। ये इजावा केरला, इजावा एक सोसाइटी होती है, इजावा एक सोसाइटी होती है जो केरला में होती है, जो बैकवर्ड कास्ट होती है, जिसे हम टोडी टेपर्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया और तब जाके उनको टेंपल एंट्री नहीं दी जाती है, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है। हिंदुइज्म होने के बावजूद उनको टेंपल एंट्री में जाने नहीं दिया जाता है ड्यू टू देयर बैकवर्ड कास्ट। तो श्री नारायण गुरु जो हमारे थे, उन्होंने एसएनडीपी करके एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे हम एसएनडीपी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नारायण गुरु बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, कम्युनल डिसिसिव एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कास्ट, रेस एंड क्रीड। ये इक्विलिटी की बात करते हैं। उसके बाद वोक्कालिंगा संघ, ये फैक्चुअल चीजें हैं। ये वोक्कालिंगा संघ आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी उन्हीं चीजों से सवाल पूछता है जिस चीजों को आप स्केप करके निकल जाते हो। तो ये एंटी ब्राह्मण मूवमेंट आप देख सकते हैं कि अब कास्ट मूवमेंट हो रहे हैं। अभी तक हमने देखा, पहले हमने रिवाइवल देखा, फिर हमने रिफॉर्म्स देखा, फिर हमने देखा ऑर्थोडॉक्सी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, राधाकांत देव जैसे लोग। तो सोसाइटी में हर टाइप के रिफॉर्म्स आ रहे थे, हर टाइप के लोग पाए जा रहे थे। एक एंड पे जहां रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, जहां ब्रिटिश के अगेंस्ट बात हो रही थी, जहां ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट बात हो रही थी, तो वहीं पे कुछ लोग थे जो ऑर्थोडॉक्सी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग थे जो अलग अलग परिषद बना रहे थे। तो इन चीजों को हिस्ट्री में हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना है। ये जो वोक्कालिंगा संघ बनता है, ये भी एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट होता है, जो कि मैसूर में होता है। और इसमें सोशल हायरार्की को प्रिवेल किया जाता है कि इस हायरार्की वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट में बात होती है। और क्या कास्ट मूवमेंट हमने देखे? हमने जस्टिस मूवमेंट देखा, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है। किसके द्वारा? तो CN मुदलियर, TM नायर एंड P त्यागराजा के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन कि जस्टिस मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत किसने की? तो CN मुदलियर ने की, TM नायर और P त्यागराजा। इन्होंने क्या किया? सिक्योर जॉब टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण इन द लेजिस्लेचर। ये जस्टिस मूवमेंट चलाते हैं। किस बात की जस्टिस चाहिए? तो इनको जस्टिस चाहिए होती है कि हमें सर्विसेज में जो बैकवर्ड कास्ट लोग हैं, जो नॉन ब्राह्मण हैं, उनको लेजिस्लेचर में जॉब के लिए ये डिमांड करते हैं।
इसी को आगे लीड करते हैं वोकालिंगा एंटी ब्राह्मण, जस्टिस एंटी ब्राह्मण। उसी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आता है जिसको ईवी रामास्वामी स्टार्ट करते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर नाम रहता है इनका। कहां से? तो बलिजा नायडू, फ्रॉम द बलिजा नायडू कास्ट इनिशिएटेड द मूवमेंट। कौन इसको इनिशिएट करता है? तो बलिजा नायडू इसको इनिशिएट करता है। इन द मिड 1920s सीकिंग टू रिजेक्ट ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर। ब्राह्मणिकल सोसाइटी के खिलाफ ये, क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आपको देखने मिलता है, कास्ट सिस्टम में प्रिविलेंट होता है, तो उसके खिलाफ ये काम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन को और उसके कल्चर को और उस इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन। यूपीएससी देखिए यहां से डायरेक्टली यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी। कहां से शुरुआत होती है? तो बलिजा नायडू करके जगह है, वहां से शुरुआत होती है। कौन सा मूवमेंट था ये? तो कास्ट मूवमेंट था। और क्या ड्यूरेशन थी इसकी? तो मिड 1920s में होता है। किस चीज को रिजेक्ट कर रहा था ये? तो एंटी ब्राह्मणिकल रिलीजन ये मूवमेंट होता है। तो ये हमारे यूपीएससी में डायरेक्टली 2019 पीटी में पूछा गया है। और इन्होंने वेडिंग्स की शुरुआत की बिना पंडितों के, बिना ब्राह्मण्स के इन्होंने वेडिंग, इट फॉर्मलाइज्ड वेडिंग विदाउट ब्राह्मण प्रेस्ट, मतलब ब्राह्मण प्रेस्ट के बिना इन्होंने वेडिंग्स की शुरुआत की। आगे हम देखते हैं कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन बनता है और इसको वीरासियंगम पोंटुलू इन मद्रास एज अ सोशल प्योरिटी मूवमेंट, एक सोशल प्योरिटी मूवमेंट बनता है अगेंस्ट द देवदासी सिस्टम एंड ऑपरेशन ऑफ विडोज। यूपीएससी ने यहां से भी 2018 में क्वेश्चन पूछा कि मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो बनता है उसके क्या वर्क्स होते हैं, क्या एम्स होते हैं, कौन बनाता है इसको? तो वीरासालिंगम पोंटुलू जो है ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन बनाते हैं। और ये किस चीज का मूवमेंट होता है? तो ये सोशल प्योरिटी मूवमेंट होता है, देवदासी सिस्टम के अगेंस्ट में होता है। ये देखिए डायरेक्ट यूपीएससी के सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। और ऑपरेशन ऑफ विडोज के अगेंस्ट में होता है कि विडोज को क्यों ऑपरेस किया जा रहा है, इस चीज से रिलेटेड होता है। मद्रास प्रेसिडेंसी में होता है, 1892 के टेन्योर में होता है ये। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट यूपीएससी कितने सवाल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से पूछ रही है। अब एक मूवमेंट होता है टेंपल एंट्री मूवमेंट। हमने देखा कि टेंपल में एंट्री नहीं देनी दी जा रही है, सेम कास्ट प्रॉब्लम होने की वजह से टेंपल में एंट्री नहीं दी जा रही है। तो ये टेंपल एंट्री मूवमेंट एक सीक्वेंस में चलता है 1924 में, 1931 में, 1936 में एंड देन 1938 में। क्या होता है टेंपल एंट्री मूवमेंट में? तो टीके माधवन एक रिफॉर्मर होते हैं, सोशल रिफॉर्मर होते हैं और देशभिमानी करके एक एडिटर थे, ये देशभिमानी के एडिटर भी थे। तो ये टेंपल एंट्री के इशू को अपने इस देशभिमानी जो न्यूज़पेपर चलता था उसमें ये पब्लिश करते हैं त्रिवेणकोर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और यहां से टेंपल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत होती है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि 1924 में हमारा एक वाइकोम सत्याग्रह होता है, गांधी जी से इंस्पायर होकर वाइकोम सत्याग्रह करते हैं। इसको केपी केसावा करते हैं, केपी केसावा इसके लीडर होते हैं और ये डिमांड करते हैं कि सबके लिए, अनटचेबल्स के लिए भी मंदिर के रास्ते खोले जाए। इस मूवमेंट को हम क्या, इस सत्याग्रह को हम वाइकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और जिन्होंने इसको हेड किया उसको हम केपी केसावा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है टेंपल एंट्री मूवमेंट? 1936 में होता है, 24 के बाद एक प्रोक्लेमेशन टेंपल एंट्री के लिए एक दस्तावेज जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो महाराजा ऑफ त्रिवेणकोर के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है कि सभी लोग मंदिर में एंट्री कर सकते हैं 1936 के टाइम में। उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो एमजी रनाडे बनाते हैं एंड रघुनाथ राव बनाते हैं। ये सिंपल सा एक फैक्ट है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कौन बनाता है? तो एमजी रनाडे बनाते हैं। अब देखिए कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम से रिलेटेड है, जिसे हम वहाबी और वलीउल्लाह मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं, जो 18th सेंचुरी में हुआ। इसको हमने सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग में भी पढ़ा था कि कैसे ये एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह स्टार्ट होता है और बाद में ये सिविल मूवमेंट बन जाता है। तो ये जो वहाबी मूवमेंट था ये अब्दुल वहाब के नाम से इंस्पायर्ड था और जो अरबिया के थे, और शाह वलीउल्लाह
इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने स्टार्ट किया था। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास की बात की, प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदूज की बात की, उसी तरह ये बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में मत जाओ और वापस आओ, हमारे जो मुस्लिम कल्चर है उसको वापस आओ। शरिया की बात करते हैं ये कि शरीयत को फॉलो करो। शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेलवी पॉपुलराइज। तो ये जो वहाबी सिस्टम था या जो ये वलीउल्लाह टीचिंग थी उसको कौन पॉपुलराइज करते हैं? तो शाह अब्दुल अजीज करते हैं, सैयद अहमद बरेलवी करते हैं। और ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं, उसमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को भी जोड़ते हैं। ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमने आर्य समाज में हमने देखा कि कैसे स्वामी दयानंद सरस्वती बात करते हैं किसकी? वो बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ हिंदूज की बात करते हैं, और ये ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। तो ये हमारा वहाबी मूवमेंट था। इससे रिलेटेड हमने पढ़ा कि ये 17 में स्टार्ट होता है, फिर ये पटना में हेडक्वार्टर बनता है इसका, इसमें इनायत खान, विलायत खान, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर बाद में इसको सप्रेस कर दिया जाता है। आगे अगर हम चलें तो एक मूवमेंट चलता है जिसको हम फराइजी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब फराइजी मूवमेंट क्या है? ये हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और इसमें एरेडिकेटिंग अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, जो ब्रिटिश के द्वारा है या किसी और रिलीजन के द्वारा है, उसको खत्म करने की बात करते हैं ये। और ये ईस्ट बंगाल में होता है। और ये जो फराइजी मूवमेंट है, ये हाजी शरीयतुल्लाह के बाद उनके बेटे दूदू मियाँ इस चीज को आगे लेकर चलते हैं, और ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है 1840 में, और ये ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी रहते हैं। अहमदिया मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मुस्लिम में भी कई सेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सेक्ट जिसे हम अहमदिया सेक्ट की बात करते हैं, बहुत ही लिबरल टाइप मुस्लिम होते हैं। ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, ये जो शरीयत है उसको फॉलो नहीं करती। इसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ये जिहाद को अपोज करते हैं। जिहाद का मतलब होता है सेक्रेड वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब एक पवित्र वॉर जो नॉन इस्लामिक पर्सन है उनके खिलाफ, उसको ये अपोज करते हैं। एंड प्रमोट करते हैं ये वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को। ये वेस्टर्न कल्चर को कहीं ना कहीं इस्लाम के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं, और इस मूवमेंट को हम अहमदिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। फिर हमारे एक फेमस पर्सन आते हैं जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज के टाइम में चल रही है, जिसे हम एमयू के नाम से जानते हैं, उसके ये फाउंडर होते हैं। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट करते हैं ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये रिकॉन्साइल करना चाहते हैं कुरानिक टीचिंग्स एंड एडप्ट रिलीजन कॉन्टेम्पोररी रैशनलिज्म। ये कुरान की जो टीचिंग्स हैं उसको और वेस्टर्न एजुकेशन जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है उसको एमलगम करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कुरान के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये अपोज करते हैं पीरी और मुरीदी सिस्टम जो होता है, जो ये मज़ार में पीरी और मुरीदी सिस्टम होता है, उस चीज़ को अपोज करने की बात करते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बनाते हैं ये 1875 में, और वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं। एक किताब इनकी तहजीबुल इखलाक, ये बहुत फेमस बुक होती है इनकी। और आज मुस्लिम एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं ये। उसके बाद एक मूवमेंट आता है जिसे हम देवबंद स्कूल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। दारुल उलूम इन सहारनपुर, जो भी मौजूदा वक्त में भी जमात का हेडक्वार्टर कहलाता है, वो दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट के, देवबंद जो उस जगह का नाम ही देवबंद है, जो सहारनपुर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो मोहम्मद कासिम नानातूवी करते हैं, और दूसरे राशिद अहमद गंगोई होते हैं जो इस देवबंद मूवमेंट की स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हिंदू में प्योरिफिकेशन की बात हो रही, रिवाइवल की बात हो रही, मुस्लिम्स को हमने डील किया। अब हम देखेंगे सिख में क्या रिफॉर्म होते हैं। तो सिंह सभा बनाई जाती है सिख रिलीजन में। अगर हम देखें तो सिंह सभा बनाई जाती है 1873 में। क्या उसका एम रहता है? उसका मेन एम रहता है कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए सिख कम्युनिटी को, और उस पर्पस के लिए वो एक खालसा स्कूल्स भी बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं खालसा स्कूल का। और उस सिंह सभा के थ्रू आउट द पंजाब में खालसा स्कूल बनाया जाता है, पूरे पंजाब में खालसा स्कूल बना दिया जाता है, और मेनली उनका पर्पस होता है मॉडर्न एजुकेशन टू द सिख। एक अकाली मूवमेंट भी इसके पैरेलली चलता है, इसके साथ ही चलता है।
इसको हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, और ये ऑफशॉट ही रहता है। ये सिंह सभा के बाद ही गुरुद्वारा मूवमेंट या अकाली मूवमेंट कहते हैं। आप पंजाब में अकाली दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो ये वहां से रिफॉर्म्स की बात, सिख के रिफॉर्म्स की बात आ रही है। आगे हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो थियोसोफिकल मूवमेंट है। जब हम थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये आयरलैंड से इंस्पायर्ड सोसाइटी है। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क सिटी में होती है, और मैडम HP ब्लावेस्की एंड कर्नल MS ऑलकॉट इसकी स्थापना करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन एनी बेसेंट जो थियोसोफिकल सोसाइटी को फेमस करती हैं, जो होम रूल लीग में भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना करती हैं, वो इसमें जुड़ती हैं, लेकिन 1893 में जुड़ती हैं, और 1893 में ये प्रेसिडेंट बनती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की। उन्होंने हिंदू कॉन्सेप्ट सच एज रिकन्सिलिएशन एंड कर्मा ये फॉलो करती हैं। पुनर्जन्म और जो कर्मा सिद्धांत है उसको थियोसोफिकल सोसाइटी इंडोर्स करता है। ये थियोसोफिकल सोसाइटी 1907 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनती है थियोसोफिकल सोसाइटी की, और उनके इनिशिएटिव की वजह से उन्होंने हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनता है, उसकी स्थापना इनके सेंट्रल हिंदू कॉलेज की ही मदद से होती है। तो आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने कई सोशल रिफॉर्मर्स की बात की, हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, कहीं हमने देखा रिवाइवल की बात हो रही है, कहीं हमने देखा रिफॉर्म्स की बात हो रही है, कई फैक्चुअल बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे, कहीं सेवा सदन बन रहा है, कहीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बन रहा है MG रानाडे के द्वारा, कहीं पे हमने देखा ज्योतिबा फुले के द्वारा सोसाइटी बनाया जा रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले बना रहे हैं सर्विस इंडिया सोसाइटी, तो सोशल सर्विस लीग बन रही है। ये सारी चीजों पे हमने चर्चाएं की। हमने ब्रह्म समाज देखा, हमने आर्य समाज देखा, हमने रामकृष्ण मिशन देखा, हमने देवन मूवमेंट देखा, अलग अलग रिलीजन के सिंह सभा हमने देखा। तो आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अब आप देखिए, ये जब बेस बन रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। जब अवेयरनेस आएगी तो अब ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक पावर खड़ी होगी, एक नेशनलिज्म का अप्रोच खड़ा होगा। आने वाले हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे एजुकेशन में, कैसे प्रेस में, कैसे कैसे हम इन चीज़ों में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आगे लेक्चर में हम देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री को एक अलग पर्सपेक्टिव से, जैसे हम आगे लेके जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल थीमेटिक ऑर्डर में, इसमें हम अगला चैप्टर अपना देखते हैं। थैंक यू।